सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों हमारे साथ हैं आज योगेंद्र। तो योगेंद्र हमारे मॉक इंटरव्यू में थे, तो भाई का कुछ मार्क्स से रह गया इस बार AFO मीन्स फाइनल सिलेक्शन, लेकिन योगेंद्र ने IFCO AGT क्रैक किया और अभी वर्किंग में हैं। तो वेलकम है योगेंद्र आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आपको। आपका AFO नहीं है लेकिन IFCO AGT में आप कार्यरत हैं अभी। तो कहाँ पे पोस्टिंग है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपका बैकग्राउंड कहाँ से कैसा था? सर वैसे तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ। मगर मेरी जो पोस्टिंग है वो छत्तीसगढ़ में ही मिली हुई है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो दुर्ग है, इसी एरिया में मुझे पोस्टिंग मिला है। मैं एक्चुअली बेमेतरा में मिला हुआ है मुझे। अच्छा, घर से कितना दूर है? सर वही 80 to 90 किलोमीटर है। 18-20 किलोमीटर बस? नहीं सर, 80 to 90 बोला। ओके, तो सॉरी सर। 80-90 फिर भी 1.5-2 घंटे का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। और मेंस कैसे रह गया आपका, ये थोड़ा बताइए उसकी जर्नी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं, रह जाता है उनका, फिर मतलब कि थके हारे अब भैया अब निकलेगा ये नहीं, क्या करें। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये वाला जो रह गया, और कितने मार्क्स का रह गया, क्या आपकी गलतियां थी, कुछ बताइए ताकि जो बच्चे नए हैं वो सीख पाएँ। सर एक्चुअली जो मेरा ग्रेजुएशन है वो लास्ट ईयर ही हुआ है 2023 में। अच्छा। तो मेरे जितना भी अटेम्प्ट था सब फर्स्ट था मेरा। ओके। तो ज़्यादा कम नहीं तो सर एक्चुअली मैंने तो सर मैंने स्टार्ट जो है वो दिसंबर जनवरी में मैंने नबार्ड के लिए स्टार्ट किया था सर, पहली स्टार्टिंग में। क्या बात, बड़े हाथ मारना चाहते हैं आप। तो मैं तो मैं नबार्ड के लिए मैं नबार्ड और IBPS का मैं साथ में प्रिपेयर करने स्टार्ट किया था। ओके। मगर नबार्ड का डेट जो है वो आ नहीं रहा था, तो मैंने सर मेरा फुल टाइम में AFO देने लग गया। हाँ। फिर उसके बाद अचानक से नबार्ड का डेट आ गया, तो फिर मैं नबार्ड में चले गया फिर से। तो हाँ, फिर उसका एग्जाम दिया। उसके बाद में उसके बाद में मेरा IFCO का एग्जाम आ गया। ओके। तो सर वो तो मैंने यहीं से दे दिया, और फिर उसके जस्ट बाद में AFO का एग्जाम आ गया फिर। तो मैं उसके प्रिपरेशन में लग गया। तो वो मेरा प्री जो है वो मैं 36 OBC कट ऑफ गया हुआ था, मैं 39 आया हुआ था। अच्छा। और उसके लिए सर मैंने कम्प्लीटली जो है यूट्यूब से प्रिपेयर किया मैंने उसको। हाँ, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था वो। अच्छा। स्मार्ट कीड़ा का। अच्छा। हाँ, स्मार्ट कीड़ा और जो टेक्स्ट बुक है। हाँ, टेक्स्ट बुक की काफी अच्छी। हाँ, तो मैं टेस्ट सीरीज है प्री की। हाँ सर स्मार्ट कीड़ा की भी सर मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक्चुअली। हाँ। तो मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो उसी से हुआ, यूट्यूब का वीडियो और टेस्ट। ओके। सर प्री के लिए मैंने सिर्फ प्री के लिए सर मैंने सिर्फ 2 मंथ दिए अपने, 2 to 3 मंथ। इससे मेरा ठीक ठाक हो गया, और मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर दिया था साथ ही साथ में। तो ये जो नबार्ड IFCO और AFO मतलब सिमिलरिटी थी क्या इसमें, कि आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सब्जेक्ट को लेकर? सर नबार्ड में बस ESI के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। अच्छा। अदरवाइज मुझे किसी भी तरह का डिफरेंस तो लगा नहीं किसी चीज में। एग्रीकल्चर में हाँ सेम। हाँ सर, एग्रीकल्चर तो ऑलमोस्ट सभी में सेम ही पैटर्न था। हाँ, तभी आसान हो गया आपके लिए। हाँ सर। तो एग्रीकल्चर का सर मेरा वही एग्रीकल्चर का बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर का कब से पढ़ना शुरू किया? पहले आप नाबार्ड के लिए पढ़ते थे एग्रीकल्चर की, डायरेक्टली मेंस शुरू किया था मेंस की पढ़ना? नहीं सर, नाबार्ड के टाइम से मैं मेंस का प्रिपरेशन कर ही रहा था। मैं मेंस को सर मैं एग्रीकल्चर को ऐसा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मैं तो कभी छोड़ा नहीं। हाँ। बाकी जो भी पढ़ूं, मगर एग्रीकल्चर को मैं प्रॉपर 3 to 4 आवर्स मैं देता ही था। अच्छा। यस सर। तो हाँ, फेज 1 हुआ था नाबार्ड का? हाँ सर, मेरा प्री निकल गया था। ओके। इंटरव्यू दिए इस बार? हाँ, मगर पिछली बार नहीं सर, मेरा सिर्फ प्री निकल पाया था। मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था, तो मैं उसका प्रॉपर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो मेंस तो मेरा हो नहीं पाया। जनरल में आपने भरा? और फिर हाँ सर, जनरल से भरा था मैंने। ओके।
हाँ फेज़ वन, हाँ सर, हाँ और मेन प्रॉब्लम यही रहती है जो लोग फेज़ टू में जाते हैं, तो उनका राइटिंग वाला ही पोर्शन दिक्कत कर जाता है, क्योंकि राइटिंग कोई नहीं हाँ सर, प्रैक्टिस करता है एग्रीकल्चर में। और वही लोग रहते हैं जो हाँ सर, दो तीन बार जिनका यूपीएससी वगैरह नहीं होता है, तो फिर से वही राइटिंग अच्छा करके आते हैं, नाबार्ड में अच्छी खासी पोस्टिंग ले आते हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो सब यही होते हैं जो जिनका इसमें नहीं होता यूपीएससी में, वो निकाले जाते हैं। हाँ सर। सर वैसे मैं जब फेज टू में बैठा था तो मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन के जो लेवल थे वो कोई बहुत टफ नहीं थे। अच्छा, आराम से उसको अगर हम, हाँ नॉर्मल जो बैकग्राउंड से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है वो आराम से उसको कर सकता है अगर प्रैक्टिस करे तो। हाँ सर, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, बस आपके आंसर में जो जैसे बोलते हैं स्ट्रक्चर जो था आंसर का, आप वो सीख लो और आपका टाइपिंग स्पीड जो है 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आपके हो गए तो मुझे लगता था इतना काफी होगा आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। यस यस, हम लोग नाबार्ड में घुस गए एएफओ की बात करते ठीक है। तो सर, हाँ तो सर वापस आता है। हाँ हाँ सर, तो फिर सर वही जैसे मैंने बताया कि मैं एएफओ का प्रिपरेशन जो है वो छोड़ा तो नहीं था मैंने, वो तो कंटिन्यू करता रहा मैं। तो मैंने मेंस का प्रिपरेशन भी जो है वो, एक तो सुंडा बुक जो मैं बेसिक बुक को हमेशा सर, अच्छा। मैं कोई भी मटेरियल पढ़ लूं सर, मगर मैं सुंडा को पढ़ना कभी छोड़ता नहीं था। अच्छा, और मुझे लगता है कि एएफओ के लिए सर उसमें से इनफ क्वेश्चन जो मैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए वो उसमें से आराम से आप कर लोगे। ओके। हाँ तो सर मेरे जो है मेंस में 38.5 मार्क्स आए हैं। ओके। और इंटरव्यू में 14 मार्क्स आए हैं, तो ओवरऑल जो मेरा मार्क्स था वो 65.33 मार्क्स थे। अच्छा, ये ओबीसी में हुआ है? और सर हाँ सर, ओबीसी का जो कट ऑफ जो गया हुआ है सेम मेरे मार्क्स उतने ही आए हुए हैं। मतलब भगवान ने मतलब बचा लिया। अगर बुरा लगता आपको अगर इंटरव्यू में और एक दो या फिर पॉइंट के मार्क्स से रह जाता तो बहुत बुरा लगता, समझ सकते हैं। सर इंटरव्यू का तो मुझे सर उतना खराब नहीं लग रहा, मगर बस मुझे मेरी गलती लग रही है कि मैंने मेंस में अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन में कि थोड़ा आंसर से ऑप्शन सेलेक्ट करने में मैं थोड़ा केयरफुल होता मैं। अच्छा। क्योंकि सर क्वेश्चन जो है मुझे बहुत इजी लगे थे, मगर वही ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा उलझाने वाले थे। तो मतलब कि लिस्ट में, मतलब कि अभी वेटिंग लिस्ट में हैं आप? ठीक है, देखते हैं। हाँ वेटिंग लिस्ट में है। मतलब काम वगैरह चल रहा है, यही बड़ी बात है। मतलब इफ्को में अभी कहाँ पे काम, अभी बोला आपने छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है, तो इफ्को का ही एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, कैसा है काम वगैरह वहाँ पे? सर वैसे मैंने भी 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। तो अभी तो तो अभी क्या है हमारा 1 साल तो ट्रेनिंग, हाँ अभी तो 1 साल हमारा ट्रेनिंग पीरियड ही रहेगा। ओके। तो अभी कुछ दिन तो अभी कुछ महीने मुझे जो एक फील्ड ऑफिसर यहाँ होते हैं उनके अंडर में ट्रेनिंग में मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ मैं। ओके ओके ओके। हाँ तो 1 साल के बाद सर परमानेंट होऊंगा, तब मुझे अपने एक अलग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा वहाँ सारे इफ्को के काम को हैंडल करने के लिए। ओके। तो जैसे आपको एएफओ में फिर से वापस आने का मौका मिल रहा है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो ये अलाउ करेंगे आपको, आप ये की बॉन्डिंग वगैरह रहती है इफ्को में? हाँ सर, बॉन्ड साइन करना पड़ता है 3 साल के लिए 80,000 का। तो उसको मतलब कि अगर आपको छोड़ना होगा तो 3 साल के पहले नहीं छोड़ सकते? हाँ, अगर 3 साल पहले अगर छोड़ूंगा तो मुझे 80,000 रुपीज देना पड़ेगा। ओके। हाँ। ओके ओके, ये थोड़ा रिस्क है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। तो एग्रीकल्चर मतलब आपका बहुत अच्छा रहा होगा, आपने इफ्को नाबार्ड भी दिया हुआ है, इफ्को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, एएफओ का मेंस भी। तो थोड़ा सा बताइए एग्रीकल्चर कैसे आपने पढ़ा? सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे डाटा हैं, कैसे रिमेम्बर किया आपने, इतनी चीज़ें कैसे याद करी? सर एग्रीकल्चर तो देखो कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो है मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम से मैं जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होती थी, जैसे सॉइल साइंस के लिए डीके दास, एग्रोनॉमी के लिए रेड्डी एंड रेड्डी का, ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड बुक होते थे वो तो मैं पढ़ता था पहले, तो मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था। ओके। उसके बाद सर मैं सर सुंडा पढ़ने लगा था, मगर फिर सुंडा में मेरी मेरे पास पुरानी एडिशन थी। और माइनर टॉपिक्स उसमें ठीक से दिया नहीं है। और जो डेटा वगैरह होते थे उसका तो एक ही तरीका है सर कि उसको एक जगह लिख लो और उसको कंटिन्यूसली एग्जाम ज्यादा कोशिश करें कि एग्जाम से पहले के जो डेटा है उसको रिवाइज करते रहे और याद करते रहे। और मैं तो बोलूंगा सर ज्यादा डेटा में फंसे ना स्टूडेंट।
तो अच्छा। डेटा वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इस बार भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे, जो एक तो सब्सिडी से रिलेटेड था, वो एक हाँ स्कीम का, और और एक तो वो काउ का स्पेस स्पेस से लेकर था, ओके। स्टैंडिंग में कि वो स्पेस हाँ हाँ रिक्वायरमेंट जो हाँ होता है ना काउ हाँ का। हाँ 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 बस हाँ, अदरवाइज सर डेटा उतना कुछ खास आता नहीं है। ऐसे बहुत लोग जो होते हैं वो क्रॉप पूरा। के सीड रेट, स्पेसिंग, हाँ हाँ हाँ। और हॉर्टिकल्चर के भी ऐसे सीड रेट, स्पेसिंग, ये सब याद करने लग जाते हैं। मैंने एफओ में तो बहुत कम ही देखा, और नबार्ड में भी जो मैंने एग्जाम दिया तो उसमें पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, डेटा ड्रिवन, एक भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से नहीं थे। नबार्ड के ईएसआई में था डेटा वाला, मगर एआरडी में एक भी क्वेश्चन जो थे वो डेटा ड्रिवन नहीं थे, सभी के सभी कंसेप्चुअल थे। ओके। एएफओ में भी सर जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी डेटा ड्रिवन थे। एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो होंगे वो डेटा ड्रिवन थे बहुत ज्यादा। हाँ ये रिपीट हो गया शायद, अगर आपने डेटा याद कर, आपने दोनों में हाँ डेटा ड्रिवन बोल दिया। ठीक है, मतलब कि एफ में हाँ आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बेसिक फाउंडेशन वाले क्वेश्चन, और हर साल कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको कुछ आंसर मिलेंगे ही नहीं, किसी बुक में नहीं मिलते हैं, किसी मटेरियल में नहीं हाँ मिलते हैं, हाँ वो आपको स्किप करने होते हैं। तो कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? आपने बोला कि आपके 38 मार्क्स आए थे मेंस में, कितने अटेम्प्ट किए थे? हाँ। सर मैंने करीब 50 या 52 अटेम्प्ट किया था मैंने। थोड़ा ज़्यादा निगेटिव, इसी निगेटिव में चला गया थोड़ा। हाँ सर, नहीं तो थोड़ा नेगेटिव हो गया। 40 प्लस कर सकते थे अगर आपने सेलेक्ट टू किया होगा तो। कितना हाँ हाँ मतलब कितना, ये पूछना चाहता हूँ, कितना आपको कंफर्म था कि भाई इतना तो मेरे 100% श्योर है, इतना मैं तुक्का मार देता हूँ? सर वैसे तो मैं 45, मैं 42 या 43 जो थे मेरे वो कंफर्म लग रहे थे मुझे। अच्छा। और उसके बाद जो 5 या 6 क्वेश्चन थे उसमें मैं 6 या 7 क्वेश्चन पे मैं रिस्क लिया था थोड़ा अपना। 50-50 करके देखते तो हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने एकदम बिल्कुल अंधी तो नहीं किया था, जो भी था कि जो भी भाई मार दो करके नहीं। जो मैंने पढ़ा हुआ है, सही। जो मुझे लग रहा है मैं वो सब पढ़ता था, जो नहीं पढ़ा एक बार भी उसको छोड़ देता था मैं। इसमें हाथ नहीं डालना है करके। सही सही सही। तो नहीं ये अप्रोच होना इतने चाहिए। सर, वही सर। हाँ सर, सर कुछ खास स्ट्रेटजी थी नहीं मेरी, बस मेरा एक ही था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है मुझे। बस मैं 2 स्ट्रेटजी फॉलो करता था कि जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करूं और जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दूं। बस हाँ सर, कैसे कैसे ऑप्शन को सर मेरा मेन फोकस हमेशा से रहा था कि पढ़ तो कितना भी लूं मैं, मगर एक टेस्ट देना ही है ताकि मैं क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकूं और जो ऑप्शन है उनको मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। हाँ सर, और सर मुझे लगता है कि सर मैं इसमें मैंने अच्छे खासी जो है कमांड हासिल कर ली थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम जो है मैंने इसी के बेसिस पर निकाले हैं। अच्छा अच्छा। अब एएफओ में मेरी बदकिस्मती बोल सकते हो कि मैं थोड़े से रह गया, अदरवाइज मैं जितने एग्जाम दिया ऑलमोस्ट तो निकला ही है। जैसे एमएससी एंट्रेंस का भी एग्जाम दिया मैंने सर, उसमें मैंने अच्छे रैंक लाए हैं यहाँ। ओके। तो मैं मानता हूँ सर कि रिवीजन और जो टेस्ट है, मैं जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, सही ऑप्शन तक पहुंचना, और सर सबसे मेन सर रिस्क लेना। मेरा ये मानना है कि रिस्क लेना इंसान को सीखना चाहिए एग्जाम में थोड़ा बहुत। नहीं बिल्कुल सही है। अब देखो रिस्क वही ले जो भैया तैयारी करके गए हैं, जैसे इन्होंने रिवीजन वगैरह अच्छा किया है। अब ये नहीं कि कुछ पढ़े नहीं है चलो रिस्क ले लेते हैं। नहीं सर, हाँ कैलकुलेटेड, सर मेरा मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। बिल्कुल वही चीज कि आपने उसके बारे में सुना हो, आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो। मैं जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आराम से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 ऑप्शन में पहुंच पा रहे हो, तभी सर आपका जो मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क लेना है तब वही लेना है सर। अगर 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, फिर तो बात ही नहीं रिस्क लेने की, फिर तो वो गैमलिंग हो गई। हाँ सही। मॉक वगैरह देते थे, कितने मार्क्स आते थे आपके? सर मॉक्स में तो मेरे हमेशा ठीक ही मार्क्स रहते थे। जैसे कि एएफओ की बात करूं मैं, तो हमेशा मेरा सर 38 से 45 के बीच में एवरेज मार्क्स रहता ही था। फिर तो ठीक। हाँ, और तो इतने मार्क्स में रहते थे तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, इतना स्कोर तो वहां भी, क्योंकि हर एग्जाम में सर मैं कंसिस्टेंट था कि मैं इतना मार्क्स ले आता था कैसे ना कैसे करके। अच्छा अच्छा। और एग्जाम में भी वही हुआ कि उसी के बीच में मेरा मार्क्स आ रहा था। अब थोड़ा सा इफको एजीटी के बात करते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी हो गया इफको में, तो इसका थोड़ा सा पैटर्न बताइए, मुझे भी नहीं पता कैसा पैटर्न है। प्री का क्या सेम रहता है एफओ जैसा?
नहीं सर, प्री में तो मैं कि जो क्वेश्चन थे इस बार शायद 125 क्वेश्चन थे शायद। तो उसमें सर जो मैक्सिमम में 70 to 80% जो क्वेश्चन था वो एग्रीकल्चर के थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे सर, बहुत इजी क्वेश्चन थे। बस उसमें आपको जो जेनेटिक्स और जो ब्रेन के क्वेश्चन थे वो आपको थोड़े टफ लग सकते थे। बाकी सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, आप उसको आराम से कर सकते थे। और साथ में सर उसके साथ में फिर जो 20 to 25% जो क्वेश्चन है वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इससे क्वेश्चन थे जो कि वही बहुत बहुत इजी आते थे क्वेश्चन। जो मैथ्स रीजनिंग थे वो तो क्लास 9-10 के जो लेवल की जो मैथ्स रीजनिंग होती है ना वो आती थी। ओके। और जो इंग्लिश जो था वो सर जो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सर ऐसे क्वेश्चन आए थे उसमें। बस सर जो मेन चैलेंज था वो टाइम कंस्ट्रेंट था इसमें। 45 मिनट दिए गए थे उतने क्वेश्चन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ ही जो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने दिया था उनके लिए भी जितना इजी मेरे लिए था उनके लिए भी उतना इजी था, मगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था उसको फास्ट करने का। और मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ था कि वो तो कैसे 45 मिनट में वो सॉल्व करना है मुझे। ओके, मतलब कुल टाइम का तो गेम है इसमें। इसलिए सर, हाँ सर, प्री जो है आपका टाइम का गेम है पूरा। अभी कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी और कितना समय में आप उसको कर पा रहे हो जल्दी से जल्दी। उसके बाद सर जो मेंस होता है, मेंस सर 100 क्वेश्चन के हुए थे इस बार। अच्छा। और उसमें सर हमें 45 मिनट्स मिले थे। पूरा एग्रीकल्चर 40 या 45 मिनट सर मुझे। नहीं सर, उसमें भी ऐसा था कि उसमें 70 to 80% उसमें भी एग्रीकल्चर था और बाकी जो 20% था वो वैसे ही मैथ्स और रीजनिंग थे उसमें भी, उसी लेवल के, सेम लेवल के। सर लेवल में कोई चेंजेस नहीं था, प्री में भी वही लेवल के क्वेश्चन थे, मेंस में भी वही लेवल के क्वेश्चन थे इसमें। और टाइमिंग भी सेम थी शायद दोनों में ना? हाँ सर, टाइम भी वही था, बस सर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ना वो कम थे इस बार, मगर मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कम थे। एंड सर उसके और फिर मेंस के बाद में आपको फिर कुछ दिनों में मेल आ जाएगा अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया तो। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो कोलकाता में था। ओके। हाँ। तो फिर वहाँ अपने एक हर स्टेट से कुछ मैं 15, 20, 25 ऐसे लोगों को बुलाए हुए थे और उनका फिर वही पर्सनैलिटी टेस्ट वहाँ उनको हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया गया सर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ। एज ए नाम कोऑपरेटिव, इसको एक कोऑपरेटिव है, लोग भी ऐसे थे वहाँ सब कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ। बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया हम लोगों को और इंटरव्यू भी ठीक गया था। ओके ओके, ठीक, ग्रेट। बढ़िया योगेंद्र, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह बढ़िया लेकर आए कोलकाता से आप। तो कितने दिन के बाद आपको आया कि भैया फाइनल सिलेक्शन हो गया, कब पता चला? सर एएफओ का जो रिजल्ट आया उसके एक हफ्ते में आ गया था सर उसके बाद। ओके, ठीक। तो मतलब एक हफ्ता थोड़ा सा लग रहा होगा यार कि इफ को निकलेगा कि नहीं, डर लग रहा होगा, फिर इसमें भी अटक गया था आपका? इफको को तो मैं भूल ही चुका था क्योंकि उस टाइम एएफओ का रिजल्ट आ गया था। उस से मैं बहुत ज्यादा थोड़ा एक तरह से बोलते सैड था उसको लेकर के मैं। तो मेरे मन में और कुछ आ ही नहीं रहा था। मगर एक दो दिन, हाँ, मगर सर मैं ये था कि मैं अगले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। किस चीज की? एक दिन दुख मना लिया सर एएफओ के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए। ओके ओके ओके, बढ़िया यार। कि हाँ ठीक है, अब हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, दुख नहीं मनाना है, बैठ करके फिर से प्रिपेयर करना है, ये मेरे मन में था ही पहले से था कि अगर ठीक है होता तब भी ठीक है, दुख तो होगा ही होगा। मगर मैंने अगले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपना। ओके, ग्रेट। एमएससी के लिए सोचे थे? और किस्मत सर, एमएससी मैं एक्चुअली कर रहा था साथ में। अच्छा, एमएससी कर रहे थे उसी सेम कॉलेज से? मगर नहीं सर, मैं जो एमएससी जो था रायपुर कॉलेज से कर रहा था। अच्छा अच्छा। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एक यहाँ छत्तीसगढ़ में महासमुंद करके जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। ओके ओके, चलो बढ़िया। मतलब एक हफ्ते की दुख था, फिर आ गया तो खुशियाँ। हाँ, फिर तो बट सर वो होता है ना कि मन में एक और ड्रीम था, आपको कुछ और मिल गया तो जो नहीं मिलता उसका दुख ज्यादा होता है और जो मिल जाता है उसका थोड़ा खुशी कम होता है। हाँ, उसका तो ऐसा ही हुआ, मतलब कि हाँ, वैल्यू कम हो जाती है यार, वो मिल जाता तो अच्छा था। हाँ, वही बस वही मन में था।
यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा और अच्छी तैयारी करने के लिए, नाबार्ड के लिए और भी चीज़ों के। वहाँ पे आपको मुश्किल रहता कि आप एएफओ के साथ तैयारी कर पाते। बैंकिंग का भी आपको हाल पता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा काम। शुरुआत में तो मजे आते हैं 1-2 महीने, फिर भैया चलो 8 से 8। हाँ, उस मामले में तो मुझे इसको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन से ट्रेनिंग में हूँ। तो यहाँ उतना मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि भाई यहाँ पर टाइम का बहुत ज्यादा हो, टाइम का बहुत दिक्कत हो, शुरुआत में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो। हाँ, तो अब तो स्टार्टिंग है मेरा, तो अभी से मैं बता ही सकता कि भाई यहाँ पर वर्क कैसा है, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, वो तो धीरे धीरे पता चल पाएगा। सही। नहीं, हर एक जगह शुरुआत में आपको 1-2 महीने थोड़ा सा चिल रहता है माहौल, उसके बाद काम का प्रेशर बढ़ता है। नहीं, ठीक है, ग्रेट। ओके योगेंद्र, हमने काफ़ी बातें कर ली इसके बारे में और इसको एंड करते हैं। कुछ और बताना चाहेंगे आपके जो पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा कि भैया ये गलतियाँ मत करो, ये गलतियाँ सुधार लो, आप सेलेक्ट हो सकते हैं? कुछ बताएं आप। सर मैं तो यही कहूँगा कि आजकल बहुत सारे कोचिंग आ गए हैं, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हो गए हैं। मैं बोलूँगा सर, हर एक के पीछे ज्यादा भागने की कोशिश ना करें। एक स्टैंडर्ड में एक मटेरियल चाहे जिसका भी हो, एक बार पहले आप उसका देख लीजिए। क्योंकि सर मैं ऐसे कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ हूँ, जो कि एएफओ का बैच चला तो रहे हैं मगर कंटेंट जो है एएफओ के लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो सर मैं बहुत चाहूंगा कि ऐसे लोगों से, ऐसे कोचिंग से बच के रहें। आप एक बार उनका हाँ, तो आप एक बार उनका मटेरियल का जो ओवरव्यू है वो एक बार देख लीजिए, और पहचान में कोई हो तो उनसे पूछ लीजिए, उनके बाद मटेरियल को लीजिए, और एक बार उसको ले लिए तो ट्रस्ट करिए उस पर। बिल्कुल। उसके बाद मैं बोलूंगा कि सर आपको सर मटेरियल की जगह आप टेस्ट ज्यादा ले सको जितना ले लो, बोलता हूँ मैं तो। आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, मटेरियल आप एक ले लीजिए, या फिर आप कुछ कमी लगे तो आप उससे कवर, जैसे आप टेस्ट दिए, अब टेस्ट में सर बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे और आपको जो मटेरियल में भी नहीं होंगे। तो आप वैसे टॉपिक को कहीं और से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि आप मटेरियल को एक जगह से ले लीजिए, और टेस्ट आप चाहे तो 2-3 जगह से प्रीफर कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये माना रहेगा, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, बस सर मेरे तो यही 2 ही एडवाइस रहेंगे जो मैंने पहले बोला। एक तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाइए, और नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। इतना मुझे लगता है ये काफी होगा एएफओ मेंस के लिए सर, एएफओ मेंस के लिए और इसको के लिए। सही। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये बहुत है सर। सही। हाँ, और गाइडेंस जरूरी है। एंड सर एक और, क्योंकि जो क्रैक कर चुके हैं उनसे कनेक्शन बना के रखे, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि ये कौन सा बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, वो आपको रियलिटी बताते हैं भैया कौन किसके यहाँ क्या है, कैसा दम है, काम कैसे करते हैं, कैसी क्लासेस वगैरह रहती हैं, वो ज़रूरी है जैसा आपने बोला। हाँ, और कुछ बता रहे थे आप सर? ये तो हाँ सर, ये बहुत जरूरी है। आपने गाइडेंस वाली बात बोली, वो मेरे मन से निकल गया, मगर सबसे मुझे लगता है सर, ये मटेरियल और कोचिंग के अलावा ये सब सेकेंडरी है। मगर को कहाँ से ले, कैसे ले, किस तरह से अप्रोच करें सर, इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपने सही कहा। एंड सर एक और चीज सर, मैं जो आपका जो कोचिंग है एग्रो अकेडमी, उसको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू टाइम में सर, मैं जो एएफओ का इंटरव्यू है उसके लिए आपने बहुत सारे क्लासेस चलाए सर, आपने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लिए फ्री में, आपने बहुत सारे मटेरियल, मेरी तो ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम प्रिपरेशन थी वो एग्रो अकेडमी से मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई थी। अच्छा। जो आप लोगों ने जो क्लास लिया, आप लोगों ने जो मॉक लिया सर, बहुत सारे जो पेड जो इंटरव्यू बैचेस हैं आप लोगों के, मैं कहना चाहूंगा उससे बेटर थे आप लोगों के इंटरव्यू की जो क्लासेस थी फ्री वाली। बिल्कुल। और हमने देखा भी है कैसे लोग कराते हैं, फीस लगा देते हैं बस इकट्ठा करने के लोगों को। क्योंकि इंटरव्यू में क्या रहता है कि लोगों को लेना ही लेना है, क्योंकि उनका लास्ट चांस रहता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ऐसा हमने नहीं देखा। हमारे पास जितने भी कम्युनिटी हैं, हमारे एलुमनाई हैं कॉलेज के, एमपी के भी, राहुरी के सीनियर हैं जिन्होंने क्रैक कर रखा है, भड़के सर हैं, और भी जो लोग मैंने कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर से मैं इंटरव्यू लेते हुए आ रहा हूँ, सभी एएफओ के, तो वो सारे लोग हमारे ही सीनियर हैं। तो वो मतलब कभी ना नहीं किए कि अरे ये कौन है, क्या कर रहा है। वो सभी हमारे साथ आए और हमने उनके साथ ही एएफओ ही क्वेश्चन वाले वही लोग बनाए, वही पूछे, तो इसलिए बहुत पसंद आया लोगों को, और काफ़ी अच्छे मटेरियल वगैरह भी शेयर हुए। हाँ सर, वही हुआ ना कि बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है, 1 या 2 टीचर हो मिलकर क्या है, वो लोग पूरा इंटरव्यू का जो वो लोग पूरा खत्म कर देते थे।
मगर सर एग्रो अकेडमी से फायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो है हाँ वो लोग, और जो डाइवर्सिटी थी, जो वैरायटी ऑफ लोग हाँ थे, जो हाँ वैरायटी हाँ ऑफ क्वेश्चन जो मिली हमें, उससे हमारी प्रैक्टिस जो है और अच्छी हो सकी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी यही तो मकसद था सर हमारा कि हमारे यहाँ पे कर्नाटका साउथ से भी लोग थे, नॉर्थ से भी थे, इधर से भी थे, इंग्लिश वाले बंदे भी थे, सभी थे। तो अच्छा हुआ आप आपने देखा उसको, आपका उसको फ़ायदा मिला। थैंक यू सो मच उसके लिए, आपने जो बताया। जरूर जरूर सर। ठीक है, जूनियर वगैरह को बताइए, ओके क्योंकि ओके हमने फुल मास्टर मेंटोरशिप लेकर आ रहे हैं, मैं और तेजस सर। हाँ सर। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में लेकर आ रहे हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बताइएगा। हाँ कंटेंट में आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमने ट्रायल दे दिया है कि जाके वेबसाइट पर ट्रायल लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तभी, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है योगेंद्र, थैंक यू। जो अभी आपने बताया इसको एंड करते हैं। हाँ सर। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। ओके 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 ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय।